नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पश्चिम बंगाल में लगता है कि बिल्कुल ठन गई है ममता बनर्जी और अमित शाह की सीधी सीधी। बिल्कुल आमने सामने दोनों हैं और ऐसा लगता है कि अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कल जो हुआ पश्चिम बंगाल में वो तो आप जानते ही हैं। ईडी पहुंच गई आईपैक के जो चीफ है पश्चिम बंगाल के, उनके घर, प्रतीक जैन के घर, और वहां जाकर कागजात सारे के सारे जब्त करने लगी। ज्यों ही ममता बनर्जी को पता चला, ममता बनर्जी अपना दल बल लेकर पहुंची और ईडी के हाथ से उन्होंने कागज छीन लिए। वो हुआ देश में जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। जी, दोनों चीजें पहली बार हुई। पहली बार यह हुआ कि किसी पार्टी का जो इलेक्शन मैनेज कर रहा था संस्थान, यानी कि आईपैक, जो तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन मैनेज कर रहा है, उसके घर ईडी गई। इसके पहले जाती थी मुख्यमंत्री के घर, किसी मंत्री के घर, किसी फाइनेंसर के घर, लेकिन इस बार गई सीधे आईपैक के दफ्तर, जो रणनीति बना रहा है तृणमूल के इलेक्शन का, और वहां से कागजात जब्त किए। यह भी पहली बार हुआ। और पहली ही बार यह भी हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना दल बल लेकर पहुंच जाए और ईडी के हाथ से कागज और लैपटॉप ये सब कुछ छीन ले। आप पूरा मामला देखेंगे तो खुद सोचेंगे कि यार, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ईडी किस चीज के लिए है? फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज के लिए है। ईडी का कन्विक्शन रेट 3% और 4% आता है। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो ईडी के छापों की और केसेस की संख्या तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन कन्विक्शन जो होता है, जिसमें सजा होती है, वो बमुश्किल 2-4% लोगों को होती है। और अब तो यह नियम बन गया है कि जहां इलेक्शन होगा वहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी बाद में पहुंचेगी। राजस्थान में इलेक्शन होता है, अशोक गहलोत के करीबियों, यहां तक कि उनके बेटे के घर ईडी पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होता है, भूपेश बघेल के घर पहुंच जाती है ईडी, उनके बेटे गिरफ्तार भी थे। और भी कहीं इलेक्शन होगा। झारखंड में इलेक्शन हुआ, उसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कैसे भी जो ही इलेक्शन होता है, सारी की सारी जो हमारी इस तरह की संस्थाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। आपको याद दिला दूं, पिछले लोकसभा इलेक्शन के पहले इनकम टैक्स कांग्रेस को नोटिस भेज रहा था। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे कि कांग्रेस चुनाव लड़ ही ना पाए। ये क्या है? अगर इतना कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इलेक्शन जीतने को लेकर, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और कहीं भी इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इन संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं और विपक्ष की पार्टियों को परेशान करने का क्या मतलब है? और जब परेशान किया जाएगा तो वही करना पड़ेगा जो कल ममता बनर्जी ने किया। कानून के लिहाज से गलत है। कानून के लिहाज से यह बिल्कुल गलत है कि ईडी जैसी संस्था जब काम कर रही है तो उसके बीच में जाकर कोई हस्तक्षेप किया जाए। यह सरकारी कामकाज में दखल देना है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन कानूनी लिहाज से ना सही, नैतिक लिहाज से तो यह भी गलत है कि इलेक्शन किसी स्टेट में चल रहा है और जो वहां की सत्ताधारी पार्टी का इलेक्शन मैनेज कर रहा है आईपैक, आप उसके यहां पहुंच जाए। क्या दिक्कत थी ममता बनर्जी को? उन्होंने जो कल कहा उसमें उनकी दिक्कत बहुत साफ थी। जब आईपैक इलेक्शन मैनेज कर रहा है तो आईपैक के पास सारी जानकारियां होंगी, उनके पास वो सारी फाइलें होंगी, वो सारे डिस्कशन होंगे जो इलेक्शन की रणनीति को लेकर हो रहे होंगे कि तृणमूल कांग्रेस किन मुद्दों को मेन बनाएगी। यही नहीं, कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी जो अभी आउट नहीं हुई है, जो सर्वे चल रहे हैं। हर विधानसभा से 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी कि फलां को टिकट दिया जा सकता है, फलां का ये पॉजिटिव है, फलां का वो पॉजिटिव है, वो पूरी लिस्ट होगी। यानी सीधी सी बात है कि आईपैक के दफ्तर में वो सारे दस्तावेज होंगे जो तृणमूल कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर प्रभाव डालेंगे। पूरी उनकी चुनाव की रणनीति होगी, कैंडिडेट्स के नाम होंगे, किसको कितने पैसे की जरूरत है ये होगा, और सारी चीजें इलेक्शन मैनेजमेंट से जो जुड़ी हुई होती हैं वो होंगी। ये ऐसे ही है कि दो टीमों के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा हो और एक टीम ने अपनी जो रणनीति बनाई हो, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, किसको टीम में रखा जाएगा, सारी रणनीति जो बनाई हो, विपक्ष के किस, दूसरी टीम के किस खिलाड़ी को किस तरह से घेरा जाएगा, ये पूरी रणनीति अगर एक टीम ने बनाई है और दूसरी टीम की तरफ से छापा मार के वो पूरी रणनीति पहले ही हासिल कर ली जाए तो जीतना, चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, ये कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है।
इसीलिए अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठाकर ले जा रही है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा, तो यह सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है, यह सवाल बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इलेक्शन के ठीक पहले आईपैक के दफ्तर पर छापा मारने का क्या मतलब है। सवाल यह भी है कि बंगाल में इतना हिंदू मुसलमान करने, इतना ध्रुवीकरण करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद क्यों नहीं है कि वो चुनाव जीत सकती है। सवाल यह भी है कि पहले भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आता है इस घटना पर और उसके बाद ईडी का बयान आता है जो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी के बयान तैयार कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ईडी सारी कार्रवाइयां कर रही है? यही आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। अमित शाह के लिए कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनका गुस्सा कोई भी समझ सकता है। पहले एसआईआर होता है और एसआईआर में यह आरोप लगता है कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, वहां पर आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष, यानी जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और वोटर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। और उसके बाद इस तरह का छापा पड़ता है जिसमें यह आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी कि उनके चुनाव से संबंधित जो कागजात हैं, चुनाव से संबंधित जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कुछ उठाकर ईडी ले जा रही है। इससे किसका फायदा होगा, कोई भी समझ सकता है। इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन थे, शताब्दी राय थी, महुआ मोइत्रा थी, बापी हल्दर थे, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद, डॉक्टर शर्मिला और भी कई सारे सांसद इसमें शामिल थे। इन सारे लोगों को गृह मंत्रालय के बाहर से पुलिस ने डिटेन कर लिया। इनको पार्लियामेंट स्ट्रीट लेकर जाया गया और उसी समय महुआ मोइत्रा ने बयान दिया। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। पिंच मत करो। हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस। वो कह रही हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश की जनता देख रही है कि चुने हुए सांसदों के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है। मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, थाने में ले जाकर बिठा दिया जाएगा। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह आप सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि भगत सिंह ने तो कांग्रेस के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री हैं तो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का नाम भी भूल सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं है दोस्तों। जो भारतीय जनता पार्टी के पेड हैंडलर्स लिख रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ, यह अंग्रेजी हिंदी का मामला नहीं है। मोहन बागान का नाम जानने के लिए अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अंग्रेजी का नाम नहीं है मोहन बागान। और ना ही ईस्ट बंगाल का नाम जानने के लिए आपको अंग्रेजी की जरूरत है। ये फुटबॉल के 100 साल से ज्यादा पुराने क्लब हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान का हर खेल प्रेमी जानता है, लेकिन खेल मंत्री नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए सब माफ है। किसी और पार्टी के होते तो टीवी चैनल्स पर उनका मजाक उड़ाकर तमाशा कर दिया गया होता, लेकिन बीजेपी के हैं तो सब माफ है। बीजेपी के हैं तो कुछ भी कीजिए, इलेक्शन चल रहा है उसके बीच में आप घुस जाइए जहां पर वोटिंग हो रही है, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, पैसे पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में आपको याद है ना, होटल के अंदर पैसे बांट रहे थे, पकड़े गए, सारा तमाशा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अजित पवार बन जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो आपके करप्शन के केस खत्म हो जाएंगे, ईडी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। आप हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे, आपके और आपकी पत्नी के ऊपर ईडी के केस चल रहे होंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद ईडी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। खबर आएगी, बड़ी खबर ब्रेक होगी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर जो ठेके दिए जा रहे हैं, जिन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी ये जांच नहीं करेगी कि उन्होंने जो पैसे दिए वो सही थे या गलत। ईडी नहीं जांच करेगी कि 1 करोड़ का ठेका लेकर 10 लाख का चंदा देने वाले खेल में कोई गड़बड़ी है कि नहीं, वहां ईडी नहीं जाएगी। कभी सुना है आपने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के घर ईडी पहुंच गई हो? कभी सुना है आपने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के घर ईडी पहुंच गई हो? नहीं, वहां नहीं पहुंचेगी। वहां सब ईमानदार हैं,
सीएजी की रिपोर्ट आएगी, मध्य प्रदेश पर आएगी, यूपी पर आएगी, कहां कहां पे आएगी, तमाम घपलों की बात होगी, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं होगी। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के नाम पर 35-40 करोड़ रुपए फूंक दिए जाएंगे, एक बूंद पानी का आसमान से नहीं गिरेगा, कोई बारिश नहीं होगी, ये करोड़ों रुपए पानी में बहा जरूर दिए जाएंगे, लेकिन कोई जांच नहीं होगी कि जब बारिश हुई नहीं तो इतने सारे पैसे दिए क्यों गए। क्या क्या गिनाऊं मैं? ऐसे ऐसे काले कारनामे सामने आए हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का सारा मामला बह गया है। खाओ और जी भर के खाओ, बस भारतीय जनता पार्टी में रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम विपक्ष में हो तो तुम्हें चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जाएगा। चुनाव से पहले तुम्हारे चुनाव की रणनीति पर कब्जा करने के लिए ईडी पहुंच जाएगी। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ जाकर और अपने कागज छुड़ा लेती हैं तो आप बताइए नैतिक रूप से यह क्या गलत है। अब मामला कोर्ट में गया है, ईडी भी हाई कोर्ट में गई है और आईपैक भी हाई कोर्ट में गई है। जाहिर सी बात है ईडी हाई कोर्ट में इस बात के लिए जाएगी कि हमें काम नहीं करने दिया गया। हाई कोर्ट को पूछना चाहिए कि आप कौन सा काम करने गए थे आईपैक में। और आईपैक भी कोर्ट में गई है इस बात के लिए कि हमें बिला वजह परेशान किया जा रहा है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप यह लगाया है कि साल 2020 के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान उनके अधिकारियों को बाधा का सामना करना पड़ा। 2020 में कोयला घोटाला कोई हुआ, कथित कोई कोयला घोटाला था। 2026 में चुनाव के ठीक पहले ईडी को उसकी याद आई। 6 साल तक आप सो रहे थे, 6 साल तक आपको उसकी याद नहीं आई। ईडी का कहना है कि जो सामग्रियां वहां से हटाई गईं, जो लेकर ममता बनर्जी गई हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। वहीं ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि ये जो छापेमारी हुई थी ये भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री के इशारे पर हुई थी और ये बेसिकली पॉलिटिकल कार्रवाई है जिसका मकसद चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां और दस्तावेज हासिल करना था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी उनकी पार्टी के आईटी सेल और चुनावी रणनीति से जुड़े कागजात और हार्ड डिस्क जब्त कर रही थी जिसका किसी भी वित्तीय जांच से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे दस्तावेजों को बचाने के लिए ही वो गई थी। आईपैक भी कलकत्ता के हाई कोर्ट में गई है, जैसा मैंने आपको बताया, उसने भी याचिका दाखिल की है। आईपैक ने ईडी की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा। आईपैक का कहना है कि कोयला घोटाले का जो मामला है उसमें वो आरोपी ही नहीं है, यानी कोयला चोरी घोटाले का जो मामला है आईपैक का कहना है कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम उसमें कहीं से शामिल ही नहीं है। फिर हमारे खिलाफ यह कार्रवाई क्यों हुई? यह कार्रवाई वैध नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है और यह पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई है। यह भी कहना है आईपैक का कि छापेमारी के दौरान एजेंसी ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बहुत मुमकिन है कि आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो, उसके बाद देखना है कि हाईकोर्ट क्या कहता है। वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में एक किस्सा आपको बता ही दूं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो तुरंत रिटायर हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा। और उन जज साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सारी जिंदगी आरएसएस का मेंबर रहा, अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया हूं। मेरा तो यह भी मानना है कि कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ यह कंडीशन लगानी चाहिए कि रिटायर होने के बाद 5 साल तक किसी तरह की पॉलिटिकल कार्रवाई में हिस्सा न ले सके। वरना जो आदमी अंदर से जिंदगी भर आरएसएस का है वो निकलते ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ लेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो जिंदगी भर आरएसएस का रहा वो हाईकोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठकर कितना सही और न्यायपूर्ण फैसला कर पाता होगा, यह सवाल तो सामने है। ये बस याद आ गई घटना इसलिए मैंने बता दिया। इसका आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे वो ममता बनर्जी हैं, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तो एक और घटना हुई है वो भी आपको जानना चाहिए। ईडी के जो अधिकारी छापेमारी में शामिल थे उनके खिलाफ बंगाल में कलकत्ता की विधान नगर पुलिस ने कथित आपराधिक धमकी और अवैध प्रवेश के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी ममता बनर्जी के पास पुलिस है, वहां की सरकार है, उन्होंने भी एक एफआईआर करवा दी है कि ये ईडी के जो ऑफिसर्स आए थे इन्होंने धमकी दी और साथ में इल्लीगल तरीके से घर में घुसे। अब जाहिर है कि जब इस तरह के खेल होंगे राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में टकराव होगा।
कलकत्ता की पुलिस या बंगाल की पुलिस इनका सहयोग नहीं करेगी, ये उसका सहयोग नहीं करेंगे, और कुल मिलाकर जो भी होगा वो लीगल या फिर न्यायिक नहीं होगा, वो ताकत की लड़ाई होगी। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, 5 साल जितनी तनातनी चलनी है चले, चुनाव में आजाद तरीके से चुनाव लड़ा जाए। जो आपकी ताकत हो उस पर आप चुनाव लड़िए, जो सरकार की ताकत हो उस पर सरकार चुनाव लड़े, और एजेंसियां कम से कम उस समय खामोश रहें। लेकिन देखा तो यही जा रहा है कि 5 साल एजेंसियां कुछ करें ना करें, लेकिन चुनाव जो ही आता है एजेंसियां सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। आप बताइए, पहले एसआईआर से नाम काट दिया जाएगा, उसके बाद नेताओं के घर छापा मार के उनकी रणनीति उठा ली जाएगी, उसके बाद इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, उसके बाद कोई पहुंच जाएगा, उसके बाद कोई पहुंच जाएगा, किसी का बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा, किसी का कुछ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो वो कभी जीत नहीं पाएगी। कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, कितना भी पोलराइजेशन कर ले, ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो वो जीत नहीं पाएगी। और इसीलिए उसको इलेक्शंस पे भरोसा नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे भरोसा नहीं है, और इसीलिए हर इलेक्शन के पहले इस तरह के तमाशे किए जाते हैं। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी की तैयारी पूरी लग रही है। देखते ये हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये चारों तरफ के षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीत पाती है, या बंगाल की जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में ही बैठाती है। देखने वाला मामला होगा। और यह मजेदार इसलिए भी है कि ममता बनर्जी भी अफसोस कर रही होंगी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश तो उन्होंने ही दिलाया है। सबसे पहले अटल जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके भारतीय जनता पार्टी का खाता तो बंगाल में उन्होंने ही खुलवाया है। दूसरी पार्टियों को भी याद रखना चाहिए कि अपने फायदे के लिए वो सोचती हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है कि जिस दिन मजबूत होती है सबसे पहले उसको निगल जाती है जिसने उसका साथ दिया हो या जो उसका साथ दे रहा हो। शिवसेना से लेकर तृणमूल कांग्रेस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो वही झेलेंगे जो ममता बनर्जी झेल रही हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर मुमकिन हो तो हमारे मेंबर बन जाइए। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी मेंबरशिप हमें बड़ी ताकत देती है। ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।